हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पवन सीरीज के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितने भी पवन सीरीज में 150 के आसपास क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। और सीरीज जो पवन सीरीज है, इसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, तो उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे कि किस किस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, उसको सही टिक करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो है बीच में क्लास को स्किप नहीं करेगा, ताकि जितने भी क्वेश्चंस पवन सीरीज में दिए गए हैं और आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस एक ही क्लास से कवर हो जाएं। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ये इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया गया है मध्यमान, दूसरा मध्यांक, तीसरा है प्रसार, चौथा है बहुलक। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसार। बाकी जो मध्यमान, मध्यांक और बहुलक है, ये सारे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जो थार्नडाइक थे, इनके जो है सीखने के जो कुछ नियम थे, उसमें मुख्य नियम और गौण नियम दो में डिवाइड किया गया था। तो इसमें मुख्य नियम पूछे गए हैं, सिद्धांत पूछे गए हैं। तो जो मुख्य सिद्धांत थे वह 3 हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें 3 सिद्धांत जो हैं थार्नडाइक के, इनके नाम पूछा जाता है, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहला हो जाएगा तत्परता का सिद्धांत, दूसरा हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत और तीसरा हो जाएगा प्रभाव का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो मुख्य नियम है ये पूछे जाते हैं, गौण नियम बहुत कम पूछे जाते हैं। बाकी जो गौण नियम है वो टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से हैं इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। पहला हो जाएगा बहुअनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा हो जाएगा आंशिक क्रिया का सिद्धांत, तीसरा हो जाएगा संबंधित परिवर्तन का सिद्धांत, चौथा हो जाएगा मनोवृत्ति का सिद्धांत और लास्ट हो जाएगा अनुरूपता का सिद्धांत। तो ये गौण नियम जो है, इनको आप लोग एक बार पढ़ लेना, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुख्य नियम है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ये 3 होते हैं। इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो नवजात शिशु जो होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 270 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसमें जो है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला पूछा गया है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। जो कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति का सबसे ज़्यादा विकास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्धिक विकास में। जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है, इसकी जब कमी हो जाती है तो व्यक्तित्व में कठिनाई होती है, बौद्धिक विकास के व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा डम्बिल का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप लोग ये जो कथन वाले क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप लोगों के एग्जाम के पहले जितने भी इम्पोर्टेंट कथन दिए गए हैं, सारे एक क्लास में करवा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। उसके पहले आप लोग अच्छे से यहाँ से पढ़ लीजिए, ताकि वहाँ रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो इसमें जो है सीरीज में इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं होगा।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बुद्धि है इसका लगभग जो विकास होता है लगभग पूर्ण हो जाता है तो किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है, सभी अवस्थाओं में नहीं। क्योंकि अगर सभी अवस्था इसका आंसर होगा तो वहाँ पे शैशवावस्था जो होती है और बाल्यावस्था, इसमें बच्चे के बुद्धि का विकास पूर्ण नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा, बल्कि जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग अपनी सीरीज में सही टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन और भी कई बार पूछा जा चुका है। इसी सीरीज में 2 से 3 जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है, क्योंकि ये पवन सीरीज में इसका आंसर अलग दिया रहता है, राजन सीरीज में इसका आंसर अलग दिया रहता है। और अगर आप लोग 2 से 3 टीचर से पढ़ेंगे तो सभी टीचर जो है इसका आंसर अलग अलग देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दोनों जो है इसका आंसर कहीं भी आप लोगों को सेम नहीं मिलेगा। लेकिन जो इसका राइट आंसर उसको आप लोग आज की क्लास में अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि जो इसमें बताया जाएगा वही इसका जो है 100% एकदम राइट आंसर होगा। तो आप लोग इसको आज की क्लास में अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यही इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्रेरणा, दूसरा है ध्यान, तीसरा है रुचि, चौथा है स्मृति। तो इसमें जो है अगर सीखने को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में देखेंगे तो रुचि भी हो जाएगा, प्रेरणा भी हो जाएगा, वातावरण, थकान, ये सारे जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सबसे प्रभावपूर्ण कारक, इसमें एक केवल आप लोगों को बताना है। तो इसमें जो है ध्यान बिल्कुल भी नहीं होगा और स्मृति बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी लोग कंफ्यूज होते हैं तो सिर्फ प्रेरणा और रुचि में होते हैं। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन सीटेट में एक बार पूछा गया था, वहाँ जो है सीबीएसई ने इसका आंसर प्रेरणा माना था। तो इसमें आप लोगों को प्रेरणा टिक करना है। आप लोगों के एग्ज़ाम में भी प्रेरणा ही माना जाता है। अगर आप लोग रुचि लगाएंगे तो आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप लोग, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप लोग इसका आंसर प्रेरणा लगाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा गया था। तो अब इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इसमें ऑप्शन ए के साथ जाना। नेक्स्ट पूछा गया है, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। पहला ऑप्शन दिया गया है उद्दीपक, दूसरा दिया गया है रुचि, तीसरा है आवश्यकता, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसमें जो है सभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं उपर्युक्त सभी में और रुचि में। इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा रुचि। उपर्युक्त सभी बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप लोगों से बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत पूछा जाएगा तो इसका आंसर आप लोग रुचि लगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ये अगर आप लोग 2-3 क्लास और किसी टीचर की करेंगे या फिर अलग अलग राजन सीरीज, पवन सीरीज में जो 2025 का एडिशन हो सकता है उसमें कोई और आंसर दिया रहे तो उसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बल्कि ये जो 2 आंसर बताए गए इनको आप लोग अच्छे से टिक कर लीजिए, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया है, आनुवंशिकता का वाहक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां होती हैं। पहला हो जाएगा आत्मनिष्ठ, दूसरा हो जाएगा वस्तुनिष्ठ और तीसरी हो जाएगी प्रक्षेपण विधि। इसके बारे में डिटेल जो है आत्मनिष्ठ के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, वस्तुनिष्ठ और इसके प्रक्षेपण के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, सारी आप लोग डिटेल से सीरीज में ही, पवन सीरीज में जहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं बीच में दिया गया है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, आज ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ये क्वेश्चन दिया गया है व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। तो जो भाटिया बैटरी परीक्षण है यह बुद्धि से संबंधित है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। तो इसका भी राइट आंसर चिंतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है,
अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, पियाजे के अनुसार बालक के जो जीन पियाजे थे इनके अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। जो जीन पियाजे थे इनके अनुसार जो है बालक की संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां पूछी गई हैं। तो ये स्थितियां जो होती हैं वह 4 होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 कौन कौन सी होती हैं इनको आप लोगों को क्रम से अच्छी तरीके से याद रखना है। पहली हो जाएगी इंद्रिय गामक अवस्था, नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरी हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी हो जाएगी अमूर्त या फिर औपचारिक अवस्था। और जो इसमें इंद्रिय गामक अवस्था होगी यह 0 से 2 हो जाएगी, 2 वर्ष। और जो पूर्व संक्रियात्मक है यह 2 से 7 हो जाएगी। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है यह 7 से 11 वर्ष हो जाएगी। और जो सबसे लास्ट में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या फिर औपचारिक इसको कह सकते हैं, यह 11 से 15 हो जाएगी। तो ये आप लोग, अगर आप लोगों से जीन पियाजे के अनुसार संरचनात्मक संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां बच्चे की पूछी जाएंगी, वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। तो ये चारों आप लोगों को क्रम से लिखना होगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। जो बाल विकास है इसके अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन पीछे करवा दिया है, 2023 में पूछा गया था, यहाँ 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप लोग ये पवन सीरीज में 150 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से आप लोगों को पूरा जो है 15 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था में। जो बुद्धि का विकास है किशोर अवस्था में पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 217, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे क्वेश्चंस बार बार नहीं कराए जा रहे हैं, ये खुद क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 2023 में पूछा गया था तो पीछे करवाया गया, यहाँ पे 2022 में पूछा गया है। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से क्लास कर लेंगे तो यहीं से आप लोगों के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, ये भी रिपीट है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेरणा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, सीखने की सही परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, प्रयत्न एवं मूल, यहाँ पे भूल होगा, मूल नहीं होगा, प्रयत्न एवं मूल सिद्धांतों, भूल यहाँ पे हो जाएगा, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारित्रिक विकास से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। जो बहिर्मुखी है यह मनोवैज्ञानिक प्रकार है व्यक्तित्व का। नेक्स्ट पूछा गया है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी। जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं इनका जो व्यक्तित्व होता है वह अंतर्मुखी होता है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, चिंतन के साधनों में एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेत। जो संकेत है यह चिंतन के साधनों में एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन या फिर प्रेरणा। तो इसका जो है ये क्वेश्चन पीछे करवा दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, यह कथन जो है स्काउट का हो जाएगा। अब अगर आप लोगों से एक नंबर में वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा कि स्मृति की परिभाषा लिखिए, तो उसमें आप लोगों को केवल यही एक लाइन की परिभाषा याद कर लेनी है कि जो स्मृति होता है ना, जो स्मृति होती है यह एक आदर्श पुनरावृत्ति है। उसमें आप लोग लिख देना कि स्काउट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। आप लोगों को पूरा एक नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, एक लाइन में आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे पूछा गया है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है
कीवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु होता है। जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, यह इसकी विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है संवेग का प्रकार नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसमें क्रोध, भय और प्रेम ये सारे संवेग के प्रकार हो जाएंगे, लेकिन ध्यान जो है यह संवेग के प्रकार के अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान। नेक्स्ट पूछा गया है फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है, इसमें फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 18 वर्ष। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, तो आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल विकास उपयोगी है, तो जो बाल विकास होता है यह बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो आज की क्लास है ये, क्योंकि ये जो पवन सीरीज है 2024 का संस्करण है, न्यू संस्करण मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए जो 2024 में क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन इस क्लास में इस पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी या फिर शॉर्ट से एक वीडियो में 2024 के क्वेश्चन पूरे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, 15 क्वेश्चन अलग से करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है शैशवावस्था का काल है जन्म से 6 वर्ष तक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है, सभी का समय जो है काल आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप लोगों से शैशवावस्था का काल पूछा जाएगा तो इसमें आप लोग कर सकते हैं जन्म से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, तो यह जो है क्रो एंड क्रो ने कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा गया है शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति, इसका आंसर हो जाएगा प्रबल होती है। जो शैशवावस्था है उसमें काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, ये किसने कहा है, तो यह कथन जो है गैसल का है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सारे कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको सभी को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह किसने कहा है, तो यह वैलेंटाइन ने कहा है कि जो शैशवावस्था है यह सीखने का आदर्श काल है। नेक्स्ट पूछा गया है किशोरावस्था का काल है, अभी आप लोगों से पीछे क्वेश्चन में शैशवावस्था का काल पूछा गया था तो जन्म से 6 वर्ष हो जाएगा। अगर बाल्यावस्था का पूछा जाएगा तो 6 से 12 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे किशोरावस्था का पूछा गया है तो उसका 12 से 18 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो ये भी 2 से 3 बार करवा दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है, तो यह कथन हो जाएगा रॉस का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है, तो यह कथन हो जाएगा किलपैट्रिक का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कि जितने भी कथन दिए गए हैं सारे कथन एक क्लास में कंप्लीट करा दिए जाएंगे, बाकी इनको आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है किस अवस्था में, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है, यह कथन किसका है, तो यह कथन रॉस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। नेक्स्ट पूछा गया है बाल्यावस्था का काल है, ये क्वेश्चन अभी पीछे बताया गया है,
शैशवावस्था और किशोरावस्था का पूछा गया है, बाल्यावस्था का इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो बाल्यावस्था का काल हो जाएगा 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था का जन्म शैशवावस्था का जन्म से 6 वर्ष, और बाल्यावस्था का 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था का 12 से 18 वर्ष। तीनों का जो है, तीनों अवस्थाओं का आप लोगों को समय याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया है, रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कथन किसका है। तो यह कथन कॉल एवं ब्रूस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से, इसे पूछा गया है कि जो शैशवावस्था होती है इसमें बालक का भार बालिका से अधिक होता है कि कम होता है या फिर समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक का भार जो है बालिका से अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। तो ये तो आप लोगों को रट गया होगा, इतने बार करा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 270। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा गया है, सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। इसे पूछा गया है, सुसमायोजित व्यक्ति का ऐसा कौन सा लक्षण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों को बाधा पहुंचाने वाला, ये इसके लक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन हो जाएगा बोरिंग व अन्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोरिंग व अन्य। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, जॉन डीवी के अनुसार तर्क के सोपान हैं। इसमें तर्क के सोपान पूछे गए हैं। तो तर्क के सोपान 5 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोगों से तर्क के प्रकार पूछे जाएंगे तो प्रकार इसमें 2 हो जाएंगे, आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। प्रकार 2 हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे सोपान पूछा गया है तो ये 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, चिंतन के साधनों में से एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं। जो तर्क है इसके कितने प्रकार होते हैं अभी पीछे बता दिया गया है। तर्क के 2 प्रकार होते हैं, आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। बाकी यहाँ पे पीछे भी बताया था, अगर आप लोगों से यहाँ पे सोपान पूछा जाएगा तो सोपान जो है 5 हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन किसका है। तो यह कथन रॉस का हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोगों के एग्जाम में चिंतन के बारे में लिखने के लिए पूछा जाएगा 1 नंबर में चिंतन की डिफिनीशन, तो वहाँ पे आप लोग जो है रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि, जिसको आईक्यू बोलते हैं, कितने से अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 140 से अधिक होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, उपयुक्त कथन किसका है। तो यह कथन वुडरो का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 है, इसको आप लोगों को अच्छे से देखना है, जो शारीरिक आयु है वह 10 है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी। ये आप लोगों को यहाँ पे बुद्धिलब्धि का जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखना है। IQ बराबर होता है, IQ बराबर, यहाँ पे आप लोग इसको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में कि IQ बुद्धिलब्धि का फार्मूला बताइए। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से, पहले तो ये फार्मूला दिया गया है, मानसिक आयु बटे
शारीरिक आयु या फिर यहाँ पे वास्तविक आयु भी कर सकते हैं, शारीरिक आयु के स्थान पर इंटू 100 यहाँ पे हो जाएगा। इसी फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए और इसके स्थान पर जो जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे शारीरिक आयु 10 दी गई है और मानसिक आयु 12 वर्ष दी गई है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग मानसिक आयु ऊपर नोट कर लीजिए 12 वर्ष, और नीचे जो है शारीरिक आयु 10 वर्ष कर लीजिए, इंटू यहाँ पे आप लोग 100 कर दीजिए। जब इसको टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 12 इंटू जो है 10 करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला। ये फार्मूला आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी फार्मूले पे शारीरिक आयु और मानसिक आयु जो है अब इसके स्थान पर रख कर इंटू 100 करके आप लोग यहाँ पे कुछ भी संख्या दी जा सकती है वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये फार्मूला जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसमें यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है, इससे पूछा गया है कि बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिने, अल्फ्रेड बिने जो थे इन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुंट ने की थी। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा प्रथम मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई, तो यहाँ पे आप लोगों को 1879 याद रखना है। 1879 में वुंट ने की थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TAT परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है, कई बार करा दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया है, सीरीज में जो है इसका आंसर क्रॉनबेक दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड। ये आप लोग सही टिक कर लीजिए। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया, तो इसमें आप लोगों को नोट करना है इसका आंसर बी हो जाएगा, फ्रायड ने किया, क्रॉनबेक नहीं होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से टिक कर लीजिए। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, तो अभी पीछे बताया गया है, इसका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, तो जो स्प्रेंगर थे इन्होंने जो है 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। 6 कौन कौन से उनको आप लोग नोट कर लीजिए। पहला हो जाएगा आर्थिक, दूसरा हो जाएगा सामाजिक, तीसरा हो जाएगा राजनैतिक, चौथा हो जाएगा धार्मिक, पांचवा हो जाएगा सैद्धांतिक और छठा हो जाएगा कलात्मक व्यक्तित्व। ये 6 आप लोगों को नोट करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है TAT परीक्षण की कार्ड संख्या है, तो इसमें जो TAT परीक्षण की कार्ड संख्या है, जब TAT के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें इसकी कार्ड संख्या 10 + 10 + 10 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, 2015 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TAT, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो यह कथन वुडवर्थ का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है निम्न में से सीखने की विशेषता नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखना सहज व्यवहार है, यह इसके अंतर्गत सीखने की विशेषता के अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ये क्वेश्चन कितने बार पूछा जा चुका है,
अभी जो है आधी क्लास हुई है, जिसमें 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा गया है, करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन फ्रॉबेल का है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सीखने की सही परिभाषा है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम अंतरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पूछा गया है, प्रेरणा के प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है एवरिल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह जो है अभिप्रेरणा कहलाएगा, जिसको मोटिवेशन या प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्काउट का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, स्मृति का अंग नहीं है। सबसे पहले इसमें आप लोगों को याद रखना, अगर आप लोगों से स्मृति के अंग या फिर सोपान पूछे जाएंगे तो टोटल 4 होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। स्मृति के अंग टोटल 4 होते हैं। पहला हो जाता है सीखना, इसमें 4 प्रक्रियाएं होती। पहला होगा सीखना, दूसरा हो जाएगा धारण करना, तीसरा हो जाएगा पुनः स्मरण और चौथा हो जाएगा पहचान। तो ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे पूछा गया है स्मृति का कौन सा अंग नहीं है, तो पहला है सीखना, ये हो जाएगा, दूसरा है धारण, ये भी हो जाएगा, और चौथा है पहचान, ये भी हो जाएगा। इसमें एक दिया गया है चिंतन, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, यहाँ पे पुनः स्मरण हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण या याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? वह विस्मरण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह बाउले की परिभाषा है, ऑप्शन नंबर सी, बाउले ने इसको जो है दिया था। अब अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि सांख्यिकी की परिभाषा लिखिए 1 नंबर में, तो आप लोग लिख सकते हैं बाउले के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। यहाँ पे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है, तो जो सांख्यिकी के जन्मदाता ऑकेनवाल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा गया है, चित्रलेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधि को विकसित किया था, तो इसको विकसित किया था डॉक्टर ओटो न्यूरक ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा माध्य स्थिति माध्य है, इसमें जो है कौन सा माध्य जो है स्थिति माध्य कहलाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा माध्यिका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है ये सांख्यिकी से रिलेटेड है। बाल विकास में सबसे लास्ट में एक टॉपिक है, एक चैप्टर दिया गया है सांख्यिकी, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, वहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, ये सारे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, तो उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है, तो क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा समांतर माध्य में। जो श्रेणी का प्रत्येक पद होता है गणना में सम्मिलित होता है समांतर माध्य में, इसको माध्य आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है, यदि 3, 4, x और 8 की माध्यिका 5 हो तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोगों को माध्यिका जो है इसका जब x का मान निकालेंगे तो वह जो है उसको सबसे पहले x का मान निकाल लेंगे,
उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि जो है x का मान निकालने के बाद वह अगर सम आएगा तो माध्यिका में जो सम वाला फार्मूला है उसको लगाना होगा, अगर विषम आएगा तो विषम वाला फार्मूला लगाना होगा। बाकी जो है फार्मूला आप लोग अपनी नोट में देख लेना। सारी नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल में फ्री में प्रोवाइड कर दी गई है। माध्यिका का फॉर्मूला अगर आप लोगों को अभी नोट करना है तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, आप लोग सबसे पहले x का मान निकालना, और सम विषम में फार्मूला अलग होता है। एक फार्मूला जो है ये सम वाला, अगर संख्या सम आएगी तो उसमें ये आप लोगों को फार्मूला लगाना होगा। n/2 वहाँ पद हो जाएगा, प्लस n+1/2 वहाँ पद हो जाएगा, बटे यहाँ पे 2 आप लोगों को लगा के इस फार्मूले से अगर आप लोग आंसर निकालेंगे तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 90 पे, इसका आंसर जो है 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा, फॉर्मूले पे रख करके आप लोगों को निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन समान है, दूसरा समावेशी है, तीसरा असमान है, चौथा है उपर्युक्त सभी संभव है। तो इसमें जो है सभी संभव हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 35.4 और 32.1 है तब माध्यिका है। तो इसका एक फॉर्मूला होगा, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। उस फॉर्मूले के माध्यम से आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो है आप लोगों को ये फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लेना है। अगर इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे तो आप लोगों को यही फॉर्मूला लगाना है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इससे किस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः, समांतर माध्य 35.4 दिया गया है और बहुलक 32.1 दिया गया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे बहुलक के नीचे नोट कर लीजिए 32.1 और उसके बाद बराबर कर दीजिए। फिर यहाँ पे दिया गया है, एक सेकंड, यहाँ पे जो है समांतर माध्य जो है इसका दिया गया है 35.4। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 की जगह पर 3 नोट कर लेंगे, माध्यिका कुछ नहीं दी गई है तो इसका x कर लेंगे, माइनस लगा देंगे। 2 माध्य दिया गया है तो यहाँ पे 2 कर लेंगे, इंटू करके यहाँ पे जो समांतर माध्य 35.4 दिया गया है इसको हम लोग नोट कर लेंगे। अब इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जो है जो दिया गया है 32.1, इसको आप लोगों को ऐसे ही कर लेना है। ये जो यहाँ पे 35.4 और 2 दिया गया है इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70.8। यहाँ पे जो है 70.8 आ जाएगा। इसको आप लोग इधर ले आइए, तो यहाँ पे जो है ये माइनस में दिया गया है, इधर जो है प्लस में आ जाएगा, 70.8 हो जाएगा। और उसके बाद एक सेकंड, 70.8 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बराबर करके हम लोग यहाँ पे 3x कर देंगे। बराबर करके जो 3x दिया गया है इसको इधर नोट कर देंगे। यहाँ पे इसको दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे जो है इसको ऐड करने पर 102.9 आ जाएगा। बराबर 3x यहाँ पे नोट कर देंगे। अब अगर 3 से इसको काटेंगे, बाकी यहाँ पे आगे जगह नहीं दिया गया है, यहाँ पे x बराबर करके आप लोग 102.9 करके बटे 3 करके ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ 3 से काटेंगे अगर इसको आप लोग, तो इसका जो है आंसर आ जाएगा 34.3। इसको काटने पर x का मान इस प्रकार से आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें मेन जो है इम्पॉर्टेंट ये फॉर्मूला, आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। जहाँ पे जो मान दिया गया है वहाँ पे उसको रख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस करने पर ये इतना आ जाएगा, बराबर 3x कर देंगे और x बराबर इधर वाली संख्या को ऊपर करके और x के साथ जो संख्या दी होती है उसको नीचे करके 3 से इसको काटेंगे तो 34.3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे दिया गया है। इसमें जो है माध्यिका पूछा गया था तो इसका आंसर आ जाएगा 34.3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल सम्मिलित नहीं होता है? इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बहुलक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, औसत गति, चलन, वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरात्मक माध्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं इसमें आप लोगों को बहुलक निकालना है। बहुलक में एक संख्या जो कई बार सबसे ज़्यादा जिस संख्या दी होती है वही जो है बहुलक कहलाएगी। तो इसमें सबसे पहले जो है देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार दी गई है। तो इसमें आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे तो जो 6 है यह जो है 3 बार दिया गया है, बाकी 7 2 बार दिया गया है, 8 1 बार दिया गया है, 9 1 बार दिया गया है, 5 1 बार दिया गया है और 7 2 बार दिया गया है। ऐसे करके सबसे ज़्यादा अगर देखा जाएगा तो 6 जो है 3 बार दिया गया और कोई भी संख्या इससे ज़्यादा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है माध्य कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2017 में पूछा गया है। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला हो जाएगा शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरी हो जाएगी किशोरावस्था। इसके बारे में आप लोगों को सारी अवस्थाओं का समय और इसकी विशेषताएं अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किशोरावस्था एक सेकंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किशोरावस्था बड़े क्या हो रहा है दिया गया इसमें, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टैनले हॉल का है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 पे दिया गया है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, 2023 में भी फर्स्ट नंबर पे जब क्लास शुरू हुई थी तो इसी क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसार जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा परिवर्तन। नेक्स्ट है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अलग अलग बुक सीरीज में इसका आंसर अलग अलग दिया गया है। इसमें नहीं पूछा गया है ऐसा कौन सा कारक है जो बाल विकास को प्रभावित करने वाला नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी इसका 100% राइट आंसर है। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पूछा गया है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है क्या कहलाता है? तो वह माध्य कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पूछा गया है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? आकांक्षा मतलब इच्छा हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था में। नेक्स्ट पूछा गया है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वुडवर्थ का कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा 3 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है, संवेग का प्रकार नहीं है, ये क्वेश्चन पीछे करा दिया गया है, तो इसका जो है प्रकार नहीं हो जाएगा ध्यान, ध्यान इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है, इसका आंसर होगा 140 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां, इसका आंसर हो जाएगा 4
4 स्थितियाँ कौन कौन सी है पीछे क्लास में बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? तो स्टैनले हॉल ने कहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या शारीरिक आयु इंटू 100 सूत्र से मापन किया जाता है। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? अभी पीछे इतना डिटेल से बताया गया था। यह बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा वैयक्तिक भिन्नता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। तो इसका आंसर होगा बौद्धिक विकास में। नेक्स्ट पूछा गया है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? जो परोक्ष वस्तुओं के बारे में जिनको मतलब हम जानते नहीं हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है उनके बारे में, उनको जो है परोक्ष कहेंगे। तो इससे पूछा गया है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाएगा? तो जो सीरीज में इसका आंसर दिया गया है स्मृति दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि स्मृति इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा कल्पना, क्योंकि जो परोक्ष वस्तुओं के बारे में हम चिंतन करते हैं तो कल्पना के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कल्पना। ये इसका जो है आंसर डी नहीं होगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य, पहला इसमें शारीरिक स्वास्थ्य दिया गया है, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पूछा गया है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्क कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम वक्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तो वह चीज़ों को जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो इसमें जो है सीरीज में इसका आंसर दिया गया है सी, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुकरण का सिद्धांत इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जिसको जो है कोहलर ने दिया था। तो ये आप लोगों को सही कर लेना अपनी सीरीज में, इसको कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। तो इसका क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वे प्रेरक जिन्हें जो है व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है तो वह अर्जित प्रेरक कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा गया है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान ये सभी किसकी प्रक्रियाएं हैं? अभी पीछे बताया था, तो ये सभी जो है स्मृति के अंतर्गत आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाएगा? तो इसमें सीरीज में इसका आंसर ऑप्शन ए दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। 2-3 सीरीज में बुक में इसका आंसर समांतर माध्य दिया गया है, लेकिन ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह माध्यिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इसको आप लोगों को अच्छे से टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, काफ़ी तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का
यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन डेवी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डीवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा है यौन, तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोली की आयु किसे कहते हैं? तो जो टोली की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसमें किस अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। क्वेश्चन 2019 से पूछा गया है, यह किसका कथन है? तो यह कथन फ्रॉयड का है। फ्रॉयड ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। पहला ऑप्शन है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, दूसरा सदाचरण प्रस्तुत करना, तीसरा उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है भाषा विकास पर ध्यान, दूसरा है कहानी सुनना, तीसरा है काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने दिया। पहला ऑप्शन है प्रभाव का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सारे जो है मुख्य नियम के अंतर्गत आ जाएंगे। जो मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के, उसके अंतर्गत ये प्रभाव, तत्परता और अभ्यास का नियम आएगा। बाकी जो गौण नियम होते हैं वह जो है टोटल 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा होती है। पहला ऑप्शन है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकल्प ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 4 कौन कौन सी अवस्थाएं हैं सभी के बारे में डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, दूसरा दिया गया है समान तत्वों का सिद्धांत, तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो वह अर्जित प्रेरक कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा गया है, सीखी स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वुडवर्थ का हो जाएगा। बाकी स्मृति के बारे में अगर डिफिनीशन पूछी जाएगी तो आप लोग वुडवर्थ के अनुसार इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आंकड़ों के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है अवर्गीकृत, दूसरा है वर्गीकृत, तीसरा है अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। सीरीज में इसका आंसर केवल अवर्गीकृत ऑप्शन ए दिया गया है, जो कि गलत है। इसका आंसर जो आंकड़ों के प्रकार हैं यह वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा स्किनर का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2021 में भी पूछा गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वाटसन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है। तो इसका सूत्र हो जाएगा IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गैरिसन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार ये सिर्फ एक क्लास में 5 से 6 बार आ चुका है। तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है बाल विकास का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पूछा गया है वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है तो वह क्या कहलाएगा। तो इसका आंसर सीरीज में ऑप्शन डी दिया गया है बुद्धि, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें नवीन रचना और नए विचार की बात की गई है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बुद्धि नहीं होगा। जो इसमें सीरीज में जिसका आंसर गलत दिया गया है उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि जब आप लोग दोबारा रिवाइज करें तो आप लोगों को जो है फिर से ये ना देखना पड़े कि किसका आंसर इसमें सही दिया गया है और किसका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड ने दिया है। इसका भी सीरीज में आंसर स्पीयरमैन दिया गया है, जो कि गलत होगा। बुद्धि का अगर त्रियामी सिद्धांत पूछा जाएगा तो वह गिलफोर्ड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गिलफोर्ड होगा इसका आंसर, ये भी आप लोग सही कर लीजिए। नेक्स्ट पूछा गया है टीएटी परीक्षण की कार्ड संख्या है, ये क्वेश्चन पीछे कराया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 10 + 10 + 10, ऑप्शन नंबर सी। ओनली 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बाकी पूरा कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम। अधिगम मतलब होता है सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फिर से आईक्यू वाला, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है तो यहाँ पे आप लोगों को 15 कर लेना है, और वास्तविक आयु 10 वर्ष दी गई है, नीचे 10 कर लेना है, इंटू 100 कर देना है। इसमें बुद्धिलब्धि पूछा गया है, तो इसका जो है 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 50 और 15 और 10 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 150 हो जाएगा। काफ़ी आसान तरीके से इसको आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें मानसिक आयु 15 और वास्तविक आयु 10 दी गई है, आईक्यू आप लोगों को निकालना है, तो इसका आंसर 150 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसका आंसर कोहलर हो जाएगा, इन्होंने बंदर पर जो है अपना वो किया था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो यह कथन गुड का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन किसका है, तो यह कथन रॉस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी सीरीज में जितने भी जो है क्वेश्चन दिए गए थे पेपर 1 जो है बाल विकास, उसमें टोटल 156 क्वेश्चन दिए गए थे, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग सीरीज से अपने आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है तो उनको भी सही करवाया गया है। तो अगर आप लोग क्लास अच्छे से देखेंगे तो यहाँ से आप लोगों को अच्छी तरीके से पूरे 15 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन सिर्फ एक क्लास से 1 घंटे की क्लास से कंप्लीट हो जाएगा, और इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल में फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं, और सारे सब्जेक्ट की पवन सीरीज और राजन सीरीज भी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड की गई है। आप सभी लोग जो है अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर सकते हैं ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ सकें, और जो है सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी अगर आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट को संस्कृत और कंप्यूटर से डर लग रहा है वो जो है इसी यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर की टोटल 10 क्लासेस करवा दी गई हैं, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वहाँ से आप लोग 10 क्लासेस से कंप्लीट कर सकते हैं। और संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं, 3 से 4 क्लासेस हो गई हैं, 3 से 4 क्लास में आधा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग ये 2 सिलेबस 2 जो है संस्कृत और कंप्यूटर हैं, इनको आप लोग अच्छे से वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।